हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले की क्लास में हमने कंप्लीट कर ली है रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी, हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद हमने स्टार्ट की है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? सबसे पहले पल्मोनरी नाम से ही है लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी ब्लड का क्लोट अगर लंग्स के अंदर चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है या उसकी कोई ब्रांच के अंदर चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हम उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म सबसे पहले जो होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर हमें लग रहा है कि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया है, तो उसी टाइम हमें इमीडिएट जो है वो ट्रीटमेंट पेशेंट को देना होता है। यहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो होता है, एकदम से पेशेंट की जो होती है वो डेथ हो जाती है अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी in which there is obstruction of pulmonary artery or its branch by the embolus। जिसमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी या उसकी कोई ब्रांच के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एम्बोलिज्म बन जाता है, एम्बोलस बन जाता है। तो एम्बोलस उस ब्रांच को क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच को या उस पल्मोनरी आर्टरी को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। जिससे क्या होगा, अगर पल्मोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो जो ब्लड लंग्स के अंदर जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, और ऑक्सीजनेटेड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ब्लड के अंदर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, CO2 ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, और जो ऑक्सीजन का लेवल है बॉडी के अंदर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एम्बोलस जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। एम्बोलस क्या हो सकता है, जो एम्बोलस है वो कोई ब्लड का क्लोट हो सकता है, जिसको हम एम्बोलस बोलते हैं। कोई एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, कोई एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म हो सकता है, कोई फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। तो एम्बोलिज्म जो है वो कोई भी हो सकता है, या कोई फॉरेन पार्टिकल है वो भी एक्ट एज लाइक ए एम्बोलिज्म। ठीक है, तो एम्बोलिज्म कोई भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली जो एम्बोलस बनता है बॉडी के अंदर, दैट इज ब्लड एम्बोलिज्म। तो ब्लड क्लॉट का एम्बोलिज्म बनता है। तो ब्लड क्लॉट का एम्बोलिज्म के जो है वो हम रिस्क फैक्टर करेंगे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर की वजह से जो है वो एम्बोलिज्म बन सकता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एम्बोलस बनने का, दैट इज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। किसी भी पेशेंट को अगर डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, जो लेग्स होती है उसके अंदर जो है ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ऐसे थक्का जम जाता है ब्लड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस बोलते हैं। और लेग्स में होता है तो हम बोलते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो क्या होता है, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, क्या होता है, जो इसका कोई भी छोटा सा जो पार्ट है वो ब्रेक डाउन होकर सर्कुलेशन में मूव करता हुआ हार्ट के अंदर चला जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बस बना हुआ है, ब्लड का क्लॉट बना है लेग के अंदर, और क्या होता है, वो डिस्लोज हो जाता है वहां से, यानी कि उसका कोई छोटा सा टुकड़ा टूट कर सर्कुलेशन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। और थ्रू द सर्कुलेशन वो कहाँ जाता है, इट गोज इनटू द हार्ट। हार्ट से कहाँ जाएगा, हार्ट से ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और वहां से कहाँ जाएगा, ये थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में चला जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर किसी को है तो उसको सबसे ज्यादा रिस्क होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का। तो थ्रोम्बस जो है वो ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे क्या बनाता है, एम्बोलस बनाता है, एंड दैट कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन द लंग्स। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है उसका रीजन क्या होता है होने का, तो सबसे मेन जो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट अकर ड्यू टू द हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। जो ब्लड है उसको क्या हो जाता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी हो जाती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जो है वो क्लोट बन जाता है ब्लड का। और साथ में क्या होती है यहाँ पे, वीनस स्टेसिस। वीनस स्टेसिस के अंदर क्या होता है कि जो वेन है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो क्या हो जाता है यहाँ पे, स्लो हो जाता है वेन्स के अंदर। तो दैट कॉज द थ्रोम्बस इन द डीप वेन ऑफ द लेग्स।
उसके बाद जो अदर रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, तो वो वही फैक्टर होते हैं जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कॉज करते हैं, लाइक द प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, कोई पर्सन लंबे टाइम से बेड रेस्ट है, इमोबिलाइज है लॉन्ग टाइम से, तो उसमें जो होता है वो एम्बोलस बनने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। किसी भी पेशेंट की सर्जरी हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट है या पोस्टपार्टम पेशेंट जो होता है डिलीवरी के बाद, उसमें भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनने का जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ओबेसिटी है, इसकी वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी में हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है। प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ हाइपर कोगुलेबिलिटी, जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है, तो क्लोट बनने का रिस्क जो होता है वो प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है। कोई पेशेंट को अगर हार्ट फेलियर है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, तो उसकी वजह से भी जो होता है वहां पे हार्ट फेलियर के अंदर क्लोट बनने का रिस्क ज्यादा होता है, और जो एम्बोलाई बनता है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर वो जाकर लंग्स के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोज करता है। एडवांस एज जो होती है उसमें भी, एडवांस एज में भी क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस बना हुआ है कहीं पे, और उससे जो है कोई भी एम्बोलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन होके एम्बोलिज्म बन सकता है। और सबसे मेन यहाँ पे है कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, और लॉन्ग बोन में जो फ्रैक्चर की वजह से फैट एम्बोलिज्म यहाँ पे बनता है, और दैट फैट एम्बोलिज्म दैट डिसलॉज इनटू द पल्मोनरी आर्टरी ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और दैट कॉज द एम्बोलिज्म इन द लंग्स। तो अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है तो वहां पे भी एम्बोलिज्म बनने का जो रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट पेन होता है, पेशेंट को डिज्निया होता है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो सबसे मेन साइन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डिज्निया, कि पेशेंट को अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसको एम्बोलिज्म हो सकता है। चेस्ट पेन, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होती है। उसके बाद है डिस्टेंडेड नेक वेन, जो नेक वेन होती है वो डिस्टेंड हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स के अंदर थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, तो वो पंप करता रहता है। तो पंप करने की वजह से क्या होता है, जो वेन्स होती है आगे ब्लड जाता नहीं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और बैक फ्लो होता है ब्लड का, और ब्लड जो है वापस बॉडी के अंदर वेन्स में चला जाता है, और नेक की जो वेन होती है वो डिस्टेंडेड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये हार्ट है, यहाँ पे दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां पे जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, और लंग्स में यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो लंग्स में जाके जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लड क्या होगा, बैक फ्लो होता है, राइट वेंट्रिकल से बैक ब्लड फ्लो किसमें जाएगा, राइट एट्रियम में जाता है, और राइट एट्रियम से जो है वापस ब्लड किसमें चला जाता है, बॉडी सर्कुलेशन में चला जाता है, और जिसकी वजह से जो नेक की वेन्स होती है वो डिस्टेंड हो जाती है, क्योंकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है हमारा वहां पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया है, तो इस वजह से क्या होगा, वहां पे जो नेक वेन है उनकी डिस्टेंशन हो जाती है। फिर है ब्लड टिंक्ड स्पूटम, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसमें स्पूटम जो है ब्लड आता है स्पूटम के साथ में, और जो स्पूटम है वो कैसा होएगा, पिंक कलर का स्पूटम आता है। पेशेंट कफ की कंप्लेन करता है, साथ में पेशेंट को कफ होगी, क्रैकल्स होंगे, वीजिंग होगी, अगर अस्कल्टेट हम करके देखते हैं तो क्रैकल्स सुनाई देते हैं, और साथ में जो है वीजिंग आएगी। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा ब्लड का, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है पल्मोनरी आर्टरी में, तो लंग्स के अंदर जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा, तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ब्लड में वो कम हो जाता है, एंड दैट कॉज द साइनोसिस इन द बॉडी। तो पूरी बॉडी में साइनोसिस हो जाता है, ब्लू कलर की हो जाती है बॉडी। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, और हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है साथ में, क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हार्ट जो होता है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को पुश कर सके पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन आगे ऑब्स्ट्रक्शन है फिर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इससे क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि पेशेंट को क्या होता है, यहाँ पे टैकीकार्डिया हो जाता है, और साथ में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है, तो साथ में क्या होगा, टैकीपनिया, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे अगर हम पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है।
तो इसमें हम करते हैं चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में पता लग जाता है। पेशेंट की ईसीजी करेंगे, ईसीजी फाइंडिंग्स में पता लग जाएगा। उसके बाद हम पेशेंट की करते हैं पल्मोनरी एंजियोग्राफी। पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो होता है, इससे भी जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ब्लड गैस एनालिसिस। जो आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या मिलेगा, इसमें जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो इंक्रीज होगा और जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो कम होगा। यहाँ पे जब हम आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे तो CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा और ऑक्सीजन का कम मिलेगा। इसके अलावा डी डाइमर टेस्ट हम करते होते हैं। डी डाइमर में हम क्या करते हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। जो क्लॉट है वो ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे जो है ब्लड के अंदर डी डाइमर जो प्रोटीन होती है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो डी डाइमर टेस्ट हम करते हैं। तो इसमें जो होता है क्लॉट ब्रेक डाउन हो जाता है और जो लेवल है अगर डी डाइमर का बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। उसके बाद हम करेंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का मतलब क्या होता है कि लंग्स के अंदर कितनी एयर लंग्स के अंदर जा रही है, दैट इज वेंटिलेशन, और कितना जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो रहा है लंग्स के अंदर, दैट मीन्स द परफ्यूजन। तो यहाँ पे हम वेंटिलेशन परफ्यूजन में यही देखते हैं कि लंग्स के अंदर वेंटिलेशन कितना है, कितनी एयर लंग्स के अंदर जा रही है, एक्सचेंज कितना हो रहा है एयर का, और परफ्यूजन कितना ब्लड है जो ऑक्सीजनेट हो रहा है लंग्स के अंदर, दैट इज द परफ्यूजन। तो ब्लड सप्लाई जो लंग्स के अंदर है दैट इज द परफ्यूजन। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो यहाँ पे हम देखेंगे। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होती है यहाँ पे अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उसके अंदर डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। जो ब्लड फ्लो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी पेशेंट को। इसके बाद पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, यहाँ पे कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल में क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है और राइट वेंट्रिकल बाद में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्योंकि राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये ब्लड को पुश करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रखा है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, तो राइट वेंट्रिकल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ब्लड है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे नहीं जाएगा, राइट वेंट्रिकल फिर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा और फाइनली क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है उसकी डायलेटेशन हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है और फाइनली जो है राइट वेंट्रिकल जो है वो फेल हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द कोर पल्मोनल। इसको हम क्या बोलेंगे, कोर पल्मोनल। तो इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट को हो रखा है तो सबसे पहले फिजिशियन को नोटिफाई करवाएंगे कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। उसके बाद इमीडिएट एक्शन हमने क्या लेना है, नर्सिंग प्रायोरिटी हमारी क्या है कि जो बेड का हेड होता है उसको हम अप कर देंगे, बेड के हेड को जो है ऊपर उठा देंगे। पेशेंट को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। पेशेंट के वाइटल साइंस हैं उनको मॉनिटर करेंगे। ऑक्सीजन हमने स्टार्ट कर दी, वाइटल मॉनिटर कर दिए, पेशेंट का हम जो है वो सैंपल लेंगे और एबीजी एनालिसिस के लिए जो है वो सैंपल को हम भेज देंगे। आईवी फ्लूइड है वो हम पेशेंट का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की इमीडिएट मैनेजमेंट है। उसके बाद हम एंटीकोगुलेंट स्टार्ट करते हैं पेशेंट के, और एंटीकोगुलेंट में हम क्या देंगे पेशेंट को, हम देंगे हिपैरिन। एंटीकोगुलेंट के अंदर हम क्या देंगे, हिपैरिन देते होते हैं। उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, ये जो क्लोट बना हुआ है या जो एम्बोलस बना हुआ है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो एम्बोलस को ब्रेक डाउन कर देंगे, दीज आर द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, या कोई थ्रोम्बाई बना हुआ है तो इनमें हम क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, रेटिप्लेज, तो ये देते होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में। फिर हम लगाते हैं इंफीरियर वीना कावा फिल्टर। इंफीरियर वीना कावा फिल्टर वहां पे यूज करते हैं हम जिसमें बार बार एम्बोलिज्म बन रहा है, किसी पेशेंट के अंदर पहले भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है और बार बार उसमें एम्बोलिज्म बनने का रिस्क है, तो हम क्या करते हैं, इंफीरियर वीना कावा के अंदर जो है वो फिल्टर लगा देते हैं जिससे कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो हार्ट के अंदर ना जाए और हार्ट से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एंटर ना करे। फिर स्पोर्टिव थेरेपी, स्पोर्टिव थेरेपी में हम यही देंगे, पेन मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट की। पेशेंट को डिज्निया हो रहा है तो ऑक्सीजन पेशेंट को हम देंगे और साथ में हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो है वो एबीजी एनालिसिस करेंगे पेशेंट की। तो
पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, इमीडिएट जो है वो ट्रीटमेंट करना पेशेंट का जरूरी होता है, नहीं तो जो होता है वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को अगर हम ट्रीटमेंट को डिले करेंगे। तो ये था हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हमने जो है सिस्टमेटिक हम क्लासेस डाल रहे हैं, हर सिस्टम की से रिलेटेड जो है जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर रहे हैं अपनी क्लासेस में। फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि वो रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।